राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने पान तांती तत्व समाज की अभूतपूर्व महारैली में अपनी नई पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी की घोषणा की। गुप्ता ने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी एक अकल्पनीय प्रदर्शन करेगी जो सभी राजनीतिक दलों को चौंका देगा। इंजीनियर गुप्ता ने पिछले 6 महीने से चल रहे हाकोरत हम पान हैं आंदोलन का उल्लेख किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने बिहार के भितिहरवा पश्चिम चंपारण से की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य पान जाति के पर्यायवाची तांती तत्वा को अनुसूचित जाति पान से अलग किया जाना था। गुप्ता ने बताया कि 1 जुलाई 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पान जाति के पर्यायवाची तांती तत्वा को विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जाति से अलग करने का निर्णय लिया था। हालांकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि तांती और पान एक ही जाति है और आरक्षण देने का अधिकार केवल संसद द्वारा पारित कानून से ही संभव है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि आज तक उनके समाज से कोई विधायक या सांसद नहीं होने के कारण उन्हें आरक्षण से वंचित किया गया। बिहार में लगभग 80 लाख की जनसंख्या वाले पान तांती तत्वा समाज को विभिन्न दलों ने केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनके अधिकारों की उपेक्षा की गई। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी बनने से अब पान तांती तत्वा समाज के लोग विधायक और सांसद बनेंगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आज लाखों लोगों ने इंडियन इनकलाब पार्टी की सदस्यता लेने का संकल्प लिया है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी द्वारा अंबेडकर के जीवन और विचारों पर आधारित पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और दृष्टि का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब केवल संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे 5 महापुरुषों को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। इन्हीं के विचारों के मार्ग पर चलकर पार्टी बिहार में सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2005 से पहले जिन लोगों को बिहार की जनता ने मौका दिया, उन्होंने राज्य के विकास की अनदेखी की, लेकिन जदयू सरकार ने समाज के हर वर्ग, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक और महिलाओं सभी के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायत राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद संजय कुमार झा, मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा सहित कई विधायक, जदयू के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और 3.5 साल में इस क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। शाह ने बताया कि सहकारिता राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने पैक्स को पुनर्जीवित करने, डेयरी और उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने और सहकारी बैंकों के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकारों का मॉडल बायलॉज अपनाने के लिए आभार भी जताया। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना,
ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, एनडीए शासित राज्य है नहीं, तो एनडीए की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला? मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते। और मैं इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है, उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं सकता। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब आधे % का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। इसके माध्यम से पैक्स की इनकम बढ़ेगी। आज ही हमने एक पैक्स को मोदी जी की जो सस्ती दवाइयां हैं वो दुकान का लाइसेंस दिया। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको रेलवे की टिकट करानी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की भी जरूरत नहीं है, पैक्स आपको रेलवे का टिकट निकाल कर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, जन्म और मृत्यु का दाखला लेने के लिए, 7 बार 8 का दस्तावेज लेने के लिए, किसी के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो पैक्स से मिल जाता है। और ढेर सारे पैक्सों ने इससे इनकम जनरेट की। पैक्स अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चलाएगा, पैक्स गैस का वितरण भी करेगा, पैक्स हर घर नल का जो योजना है इसका व्यवस्थापन भी करेगा। कई सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा से वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक आधुनिक विचार है। उन्होंने संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि बाबा साहब किसी एक जातीय वर्ग के नहीं बल्कि पूरे देश के महानायक हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार सामाजिक न्याय, समान अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बाबा साहब अमर रहें और उनके दिखाए हुए रास्ते भी हमारे दिलों में, मस्तिष्क में अमर रहे। इसलिए आज उनकी जन्म जयंती पूरे देश में, पूरे विश्व में धूमधाम से लगातार उत्सव के रूप में कई दिनों तक मनाई जाएगी। ये उत्सव पूरे देश में रोजाना चल रहे हैं। अगर बाबा साहब को भारत का भाग्य विधाता, भाग्य लिखा उन्होंने भारत का, नहीं तो ये 140 करोड़ लोगों का देश इतनी आसानी से, इतनी सुलभता से, इतनी इंटीग्रिटी से, मेल मिलाप, प्रेम प्यार से चल ही नहीं पाता। न जाने कितने ही देशों का संविधान पहले उन्होंने पढ़ा और फिर भारत का संविधान रचा और ऐसा संविधान बनाया
जिसमें किसी त्रुटि होने का कोई इसमें अंदेशा ना रहे। पूरे विश्व के संविधानों को मिला के एक सुंदर, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी यदि किसी का संविधान है तो वो भारत का है, जिसकी उपयोगिता आज भी है और आज से 100 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। हम सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत के आक्रांताओं ने भारत को लूटने के लिए या यहां रूढ़िवादी बनाने के लिए। किस तरीके से समाज गर्त में जा रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे क्या समझेंगे जाति प्रथा, समाज की कुरीतियां, परंतु उन्होंने जो किया, एक एक विषय को स्पर्श करते हुए देश कैसे आगे बढ़े, हर नागरिक के अधिकार से लेके कर्तव्यों का वर्णन। और मुझे अफसोस है, वर्षों से इतने बड़े व्यक्तित्व को सरकारों ने इतिहास के पन्नों में केवल दबा के रखा। आज भी राजनीतिक पार्टियां मैं देखती हूं केवल उनके नाम से राजनीति करती हैं और किसी विशेष वर्ग को ये दिखाती कि देखिए हम आपके साथ खड़े। बाबा साहब किसी एक जाति या वर्ग के नेता नहीं थे, वो महानायक थे और वो पूरे देश के हर एक व्यक्ति के, हर एक यहाँ के जन सामान्य के महानायक होने के नाते आज मैं उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करती हूं। वो हम सब के नेता थे। उन्होंने जो किया देश के लिए, हम सब के लिए, उसे कोई भुला नहीं सकता। पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में उनको जो सम्मान दिया, पूरे भारतवर्ष में उनके जो पंच तीर्थ बनाए, बाबा साहब की जयंती पे छुट्टी होना, उस दिन ड्राई डे होना, ये सब देश को एक संदेश देने के लिए किया गया। और न जाने उस शख्सियत के लिए, उनको स्मरण करने के लिए हम सबको भी रोजाना एक कोई नया अच्छा काम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए करना चाहिए। और मैं ये विश्वास दिलाती हूं, दिल्ली सरकार बाबा साहब का जीवन जीवंत करेगी और उनके आदर्शों पे, उनके नियमों पे, उनके समानता के मार्गदर्शन पे काम करेगी और दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उनके अधिकार मिले, ये कर्तव्य सरकार का है और उस पे काम करेंगे। सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सबको स्वास्थ्य का पूरा लाभ मिलेगा। पूरी दिल्ली प्रगति करेगी, देश के साथ ताल में ताल मिलाते हुए बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने हैं। आप नेता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति पर दिल्ली सरकार को अनौपचारिक तरीके से चलाने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में आप दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार से सवाल किया कि बीजेपी दिल्ली के प्रमुख विजेंद्र सचदेवा बताए कि सीएम गुप्ता के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पर हैं और अगर नहीं है तो वह किस आधार से अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कल से जो फोटोज सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, उससे ये पता चलता है देश की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी की मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ली जाने वाली अफसरों की मीटिंग उनके पति श्री मनीष गुप्ता ले रहे हैं। हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को डिनाई कर देगी, मगर कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सबने इस फोटो को एक्नॉलेज किया और इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो क्या हो गया, अगर परिवार में पति अपनी मुख्यमंत्री पत्नी की जगह अफसरों की मीटिंग ले रहा है तो क्या हो गया। मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है।
मेरा एक सवाल है, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पे हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी हमें बताएं। और अगर वो सरकार में किसी पद पे नहीं है तो किस हैसियत से वे सरकारी अधिकारियों की और सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं? जब भी आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बहुत पायस और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। उसको कहते हैं शपथ, गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ, संविधान की शपथ। वो शपथ रेखा गुप्ता जी को कराई गई है। वो ओथ उनके पति मनीष गुप्ता जी ने नहीं ली है। जब शपथ पद की रेखा गुप्ता जी ने ली है तो सरकारी कामों के ऊपर डिस्कशन और आदेश उनके पति कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली चुनाव और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया। दिल्ली के अंदर इस तरीके की राजनीति करना देश के संविधान का और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाना है। और ये महिलाओं का भी अपमान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो अपना काम स्वयं कर सकती हैं, प्रशासन भी चला सकती हैं, दिल्ली भी चला सकती हैं और दिल्ली चलाई गई है। इससे पहले शीला दीक्षित जी थी, महिला मुख्यमंत्री थी। कभी आरोप नहीं लगा कि उनका कोई और जो है उनके घर से वो चला रहे हैं। उनसे पहले सुषमा स्वराज थी, उन पे कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पति स्वराज कौशल अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। आतिशी थी, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि उनके पिता या उनके भाई या उनकी बहन जो है अफसरों की मीटिंग ले रही है, प्रशासन चला रही है। यह आरोप रेखा गुप्ता जी पे ही क्यों लगा? क्योंकि ये गलत है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने एक्नॉलेज किया है और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब दे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1919 में जलियांवाला बाग में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि कृतज्ञ भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने यह घोषणा की कि मंगलुरु को शीघ्र ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सुविधा मिलेगी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों खासकर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अवैध बोरवेल से पानी निकालना पाप से कम नहीं, ऐसा करने वालों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के जूतों से 6.3 करोड़ रुपए मूल्य का सोना बरामद होने के बाद राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक आतंकी मॉड्यूल के 2 सदस्यों की RDX युक्त संवर्धित विस्फोटक उपकरण बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया।
13 अप्रैल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 3.4 तीव्रता का मध्यस्थ स्तर का भूकंप सामने आया। ईसाई बहुल राज्य मिजोरम में रविवार को धार्मिक उत्साह के साथ पाम संडे मनाया गया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बच्चों ने जुलूस निकाले। केंद्र सरकार देश भर में राजमार्गों को मजबूत करने के लिए अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने है। दरअसल आप नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति पर दिल्ली सरकार को अनौपचारिक तरीके से चलाने का आरोप लगाया। लखनऊ में खालसा सृजन दिवस और बैसाखी के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया और गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान और पराक्रम को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि 1699 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा हेतु खालसा पंथ की स्थापना की थी। सीएम ने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया और कार्यक्रम के अंत में सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामना दी। आज ही के दिन बैसाखी के पावन पर्व पर जब पूरे देश के अंदर पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला में पंजाब जैसे राज्य में फसल आने की खुशी में लोग उत्साह और उमंग के साथ आयोजन के साथ जुड़ते हैं, तब देश और धर्म की रक्षा के लिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करते समय उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था, खालसा दुनिया में अच्छा है। खालसा के पीछे का उद्देश्य भी उनका बहुत स्पष्ट था, सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सकल हिंदू भाजे। स्पष्ट संदेश के साथ 10वें गुरु साहिब ने किस पवित्र भाव के साथ इस कार्यक्रम को किया और किस प्रकार का आयोजन उन्होंने उस समय किया। आज भी जब उनके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देश भर से, याद करिए उस कालखंड में देश भर से, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया। कहते हैं 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपना बलिदान देने को भी तैयार हैं। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। अब याद करिए, एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन, अत्याचार की प्रकाष्ठा, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने की उसकी क्रूर चाल, और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा से, परमात्मा के विशेष जन जो पूर्ण निर्मल हृदय से कार्य कर सके, और उन्हें विकसित करके उन्होंने एक नया जन्म मान करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके जो उपदेश है आज भी हम सबके लिए प्रेरणा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में आयोजित जय भीम पदयात्रा में भाग लिया। पदयात्रा के बाद उन्होंने प्रिएम्बल वॉल पर हस्ताक्षर कर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताई। इस मौके पर सीएम ने अंबेडकर जयंती की सभी को शुभकामना दी और बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए उन्हें संविधान निर्माता और समाज सुधारक बताया। आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित जय भीम पदयात्रा में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं। कल 14 अप्रैल है। एक दिन पहले ही हम लोग उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किए हैं और आप सबको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए थे और एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और परतंत्र भारत में पैदा हुए थे। और वैसे समय में परतंत्र भारत में और दलित परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपना रास्ता तय किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की अमेरिका में। और आज जो हमारा ये भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस संविधान का निर्माता वो रहे, निर्माण किए। और इस संविधान एक किताब ही नहीं, एक पवित्र ग्रंथ है हम भारतवासियों के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, अपनी बातों को कहने का अधिकार देता है। भारत के साथ उस समय कई देश दुनिया के स्वतंत्र हुए, लेकिन वो देश लोकतंत्र की राह पर चल नहीं पाए, वो पटरी से उतर गए। लेकिन हमारा ये भारत देश विशाल देश होने के बाद भी आज संविधान के अनुरूप चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता का वो परिणाम है। और हम आज की इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित जो उनका जन्म स्थल है मऊ, अमेरिका में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर जो 5 जगह उनके जीवन के खास जगह थे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, मऊ और अमेरिका, ये पांचों को पंच तीर्थ घोषित करके 5 जगह का विकास करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका मान बढ़ाने का काम किया है। और 26 जनवरी को 1950 में जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी को उन्होंने संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया है और बाबा साहब का सम्मान बढ़ाया है। मैं इससे प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको यह आग्रह करूँगा कि संविधान के प्रति सबकी श्रद्धा होनी चाहिए और आप सभी लोगों को संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम